नमस्कार, मैं वीरेंद्र बिष्ट उत्तराखंड उदय न्यूज़ में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हमारे साथ हैं ऋषिकेश विधानसभा उत्तराखंड जन एकता पार्टी के कैंडिडेट कनक धनई जी। इन्होंने 2 अक्टूबर ऋषिकेश त्रिवेणी घाट में जो खुली चुनौती दी थी विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेमचंद अग्रवाल जी को, उसके बारे में कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। कनक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप हमको एक बार फिर दोबारा समय दिया। कनक जी, मैं पूछना चाहूंगा कि जो 2 अक्टूबर को आपने विधानसभा अध्यक्ष प्रेमचंद अग्रवाल जी को जो खुली चुनौती दी थी 14 साल 14 सवाल, वो उस पर उपस्थित नहीं हुआ और ना उनकी तरफ से कोई प्रतिनिधि उपस्थित नहीं हुआ, उसको आप किस तरीके से देखते हैं? सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड उदय न्यूज़ के सभी श्रोताओं का और आपका मैं आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद देता हूं। 2 अक्टूबर को जो हमने कार्यक्रम त्रिवेणी घाट में रखा था, एक जो वहाँ पर लोग मौजूद थे जो सुनने के लिए आए थे, और ये बड़ी स्वाभाविक सी बात है, वो लोग मुझे सुनने नहीं आए थे, वो अग्रवाल जी के जवाब सुनने के लिए वहाँ पर आए थे। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी कमी है, बहुत बड़ी एक मैं इसको त्रुटि मानूंगा हमारे लोकतंत्र में, और नेताओं की तरफ से भी है कि 5 साल में, अब इस बात को समझिएगा कि लोग भी ऐसा समझते हैं कि 5 साल में एक बार मतदान केंद्र में जाकर बटन दबाना लोकतंत्र का अनुपालन करना हुआ। और नेताओं का भी यही है कि जब चुनाव आएंगे भाषण देंगे और शासन प्रशासन में भागा दौड़ी कर लेंगे, यही लोकतंत्र है। मेरी जो परिभाषा है थोड़ी सी विभिन्न है। मैं समझता हूँ आप अकाउंटेबल भी हैं जनता के लिए, और जनता 5 साल के आखिर में ही सवाल नहीं पूछेगी, बीच में भी सवाल पूछ सकती है, बीच में भी आपको कहीं ना कहीं जवाब देने के लिए आप बाध्य हैं। तो मुझे लगा ये ऋषिकेश का दुर्भाग्य है, ये हम सब की सामूहिक विफलता है कि अग्रवाल जी उस दिन नहीं आए। अग्रवाल जी आते तो मुझे लगता है वहाँ कम से कम 300-350-400 लोग अग्रवाल जी को सुनने के लिए आ रखे थे कि उनके क्या जवाब होते हैं, परंतु ऋषिकेश को उन्होंने निराश किया, और यहाँ की जनता की जो भावनाएं थी वो कहीं ना कहीं उनको असर पड़ा है, वो कहीं ना कहीं प्रभावित हुई हैं। कनक जी, ये प्रेमचंद अग्रवाल जी का ना आना और उनके किसी भी प्रतिनिधि का ना आना, उसको आप किस तरीके से फेलियर मानते हैं या क्या मानते हैं? देखिए, किसी भी प्रतिनिधि का पहली बात तो वहाँ पर स्वागत नहीं था। हम चाह रहे थे कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा अध्यक्ष जी आएँ, किसी को भी वो अपना प्रतिनिधि बनाकर अगर भेजते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं एक विफलता है कि नेता के पास इतने वो 15 ऐसे 14 ऐसे सवाल थे जो ग्रामीण और शहर को एक कर रहे थे, एक सेतु का काम वो सवाल कर रहे हैं। वो कोई किसी मोहल्ले या वार्ड तक सीमित सवाल नहीं थे। सवाल ऐसा नहीं है कि ऋषिकेश में सिर्फ वही 14 बड़ी समस्याएं हैं। ऋषिकेश में उन 14 समस्याओं के अलावा हर वार्ड की, हर गली की, हर ग्राम की अपनी एक समस्या है। और वार्ड, गली, ग्राम तो छोड़िए, हर घर की अलग एक समस्या है। कहीं राशन कार्ड की दिक्कत है, कहीं स्थायी निवास की दिक्कत है, कहीं आय प्रमाण पत्र की दिक्कत है। तो ऐसी बहुत सारी समस्याएं घर घर की हैं। हम उन समस्याओं से संबंधित कोई भी सवाल हमने नहीं पूछा। हमारा था कि जो बड़े मुद्दे ऋषिकेश के होने चाहिए थे उनको लेकर था, और वो नहीं आए, ना उनके प्रतिनिधि आए। हालांकि प्रतिनिधि अगर आते भी वहाँ पर कोई, हम उनका स्वागत बिल्कुल भी नहीं करते। हम चाहते थे कि विधायक खुद से आए, है ना, कि ऑफ लोकेशन में हमने कोई कार्यक्रम रखा नहीं था। दिल्ली, चंडीगढ़, हरियाणा में कोई कार्यक्रम होता तो हम इस बात को स्वीकार करते कि उनका कोई प्रतिनिधि वहां पर आए, परंतु उन्हीं की विधानसभा के उसी पावन अविरल अनवरत बहती माँ गंगा के तट पे वो कार्यक्रम रखा था। मुझे लगता है उन्हें आना चाहिए था। ये उनकी विफलता है, ऋषिकेश की विफलता है, और हम सब लोगों की विफलता है एक जो एक ट्रांसपेरेंसी और जो एक अकाउंटेबिलिटी होती है नेताओं की जनता के प्रति, वो माहौल, वो इकोसिस्टम हम लोग पैदा नहीं कर पाए यहाँ पर। तो मुझे लगता है हम सब लोग कहीं ना कहीं फॉल्ट में हैं। कनक जी, आपको क्या लगता है कि अगर आपको ये चैलेंज जो है, आपने 14 सवाल का जो उनको चुनौतियां दी थी, वो आप एक बार दोबारा उनको देंगे तो वो आएंगे, या आपका इसको आगे क्या रणनीति है इन 14 सवालों को लेकर? देखिए, हम 14 साल 14 सवाल को कभी भी एक चुनौती के मॉडल पे नहीं लाते, परंतु पहला जो हमारा आंदोलन था उसमें हमने देखा कि हम लोग गए वहाँ पर, उनके कैंप कार्यालय गए। कैंप कार्यालय जाने के बाद उन्होंने हमें जेल डाल दिया। फिर हमें लगा हो सकता है उनको ये तरीका पसंद ना आया हो। हम एक शांति प्रिय तरीके से, जिसमें आंदोलन का नाम ना हो, उस तरीके से हम लोग उनसे जवाब पूछेंगे। और हमने उनको पर्सनली भी उनके कैंप कार्यालय में उनको लेटर भेजा इनविटेशन का, वो रिसीव भी हो गया वो और
मैं आपको उसका टेस्टिमनी भी दिखा दूंगा, रजिस्टर्ड पोस्ट है वो गया है। तो मुझे लगता है कि हमने जो तीसरी बार चैलेंज करने का सवाल नहीं है, वो अगर जवाब देने वाले होते तो इन 3-4 महीनों में वो 14 बहुत ही बड़े काम है। ऐसा तो होगा नहीं कि वो इन 4 महीनों में वो 14 काम हो जाएंगे। तो स्वाभाविक है, बस इतना अंतर था, पिछली बार हम थोड़ा सा एक आंदोलन की रूपरेखा के तरीके से हम लोग गए, इस बार हमने आमंत्रित किया, वो तब भी नहीं आया, यानी कि ना वो हमारे उग्र आंदोलनों में आए, ना वो हमारे इनविटेशन से आए। तो इसका मतलब साफ और स्पष्ट है कि वास्तव में कहीं ना कहीं एक गैप है। जैसा जिस ऋषिकेश की परिकल्पना हम सब ने करी थी और जो वास्तविक ऋषिकेश है, उसके बीच में जो एक गैप है, जो एक वॉइड है, एक वैक्यूम है, वो भरने में माननीय प्रेमचंद अग्रवाल जी कहीं ना कहीं विफल रहे हैं। हमारी बस यही हमारा कहना है। बाकी कोई तीसरा मॉडल हम लोग ऐसा नहीं करने वाले, बस एक देखना था कहीं हमारे पहले आंदोलन में कोई कमी तो नहीं रही, इसलिए हमने चुनौती किया। अब आगे देखेंगे उनकी नीतियों को, उनकी निष्क्रियता को जनता के पास घर घर अब हम ले जाएंगे। कनक जी, कई लोगों से मेरी बात हुई कि एक दो बीजेपी के लोगों से भी मेरी बात हुई, तो वो उनका कहना ये है कि इन 14 सवालों के माध्यम से कनक धनई जी अपना एक तरीके से शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। देखिए, अगर 14 साल 14 सवाल के किसी भी मुद्दे पे अगर लोगों को एक कनेक्ट फील होता है तो वो क्यों नहीं आएंगे वहाँ पर। अगर लोगों को लगता है कि वास्तव में कनक धनाई हमारी मुद्दे, हमारी बातें उठा रहा है और हम लोग कहीं ना कहीं बंधे हुए हैं। बहुत सारे लोग बीजेपी के लोग, जैसा आपकी बात होती है, मेरी भी बहुत सारे बीजेपी के लोगों से बात होती है, वो कहते हैं भैया बहुत ही सही कर रहे हो, ये काम आज से 5 साल 10 साल पहले कांग्रेस को करना चाहिए था। जो विरोध का माहौल आप आज ऋषिकेश के अंदर बना रहे हो, ये कांग्रेस का काम था, क्योंकि वो एक मुख्य विपक्षी पार्टी ऋषिकेश के अंदर थी। और जैसे आपका उठना बैठना बीजेपी के लोगों के साथ है, वैसे हमें भी चलते फिरते कोई मिल जाता है तो बड़े सकारात्मक रूप से वो टिप्पणी करते हैं और कहते हैं कि भैया बहुत ही सुंदर आपने सवाल रखे, और वास्तव में विरोध किसे कहते हैं, लोकतंत्र में विपक्ष क्या होता है, ये आपने ऋषिकेश को सिखाया। इस तरीके से वो लोग कहते हैं और उन्हीं के पार्टी के लोग हैं, त्रस्त हैं, पर बंधन है तो खुलकर भी ना आपके कैमरे पे वो लोग आएंगे, ना किसी और प्लेटफॉर्म में वो लोग कहेंगे। बट ऑफ रिकॉर्ड जब भी हम लोग बैठते हैं, बिल्कुल उनका खुले मन से, खुले दिल से वो लोग इस 14 साल 14 सवाल, हमारा जो वर्जन 1 रहा है और जो वर्जन 2 रहा है, दोनों का उन्होंने स्वागत करा है। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग शक्ति प्रदर्शन करना चाह रहे हैं। हमारे मुद्दे जमीन से जुड़े हुए हैं, धरातल से लगते हुए मुद्दे हमारे हैं। तो लोगों को कनेक्ट फील होता है और वो उस मुद्दों को समझने के लिए, सुनने के लिए मौके पर आते हैं। जो भी हम एक वेन्यू उनको देते हैं, वो जरूर आते हैं। कनक जी, आपने जो मुद्दे उठाए बहुत ही ग्राउंड लेवल के मुद्दे हैं, मैंने उनमें से कुछ सवाल देखे भी थे। और आपको क्या लगता है कि अगर मैं इन सवालों को उठा के जन समर्थन आपको ऋषिकेश विधानसभा में प्राप्त होगा? देखिए, किसी भी काम के पीछे आप इस बात को समझिएगा, जन समर्थन उसका बाई प्रोडक्ट हो सकता है कि ऑटोमेटिकली मिले, पर अभी मकसद ये नहीं है। मकसद अभी मेरा सिर्फ और सिर्फ एक दर्पण दिखाने का मकसद है कि हम लोग किस तरीके से ऋषिकेश के लोगों को ये बताएं कि पिछले 15 साल से हम लोग कितने गहरे गड्ढे पर हैं। और अब मैं एक हाथ देने का काम कर रहा हूँ, वो उनकी चॉइस है कि वो हाथ पकड़ते हैं कि नहीं पकड़ते हैं। और हाथ पकड़ने के बाद भी क्या पता वो मुझे नीचे खींचते हैं या खुद ऊपर आते हैं। तो इसमें 2 विकल्प हैं। तो जो भी बात आपने कही, मैं कहीं ना कहीं उसी के संदर्भ में यही कहूँगा कि जो माहौल है ऋषिकेश का, उसको समझने की ज़रूरत है थोड़ा सा। कनक जी, अभी जो बीजेपी का एक नारा है, और क्या नाम है, कई जगह कई राज्यों में और क्या नाम है, देश में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उसमें भी ये था, और अब उत्तराखंड के चुनावों में भी एक नारा दिया है दोबारा से उत्तराखंड में, बूथ जीतो चुनाव जीतो। तो इस नारे के विपक्ष में आप कोई ठोस नारा आपकी तरफ से कोई दिया जा रहा है चुनाव को लेके, कि किस तरीके से देख रहे हैं आप इसको? देखिए, बूथ जीतो चुनाव जीतो, ये पार्टी लाइन से उठकर और ऋषिकेश की पॉलिटिक्स से ऊपर उठकर इंटरनल पार्टी के मैनेजमेंट का एक नारा है जो वो अंदरूनी बैठकों में देते हैं।
हमारी भी कुछ प्लानिंग होंगी, कुछ स्ट्रैटेजीज होंगी, कुछ मैनेजमेंट का पार्ट होगा, कुछ हमारे कुछ मैनिफेस्टो में कुछ बातें होंगी, कुछ हमारा मोडस ऑपरेंडी जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो क्या है, ये मुझे लगता है बड़ी इंटरनल बातें हैं। हम लोग क्या नारा देते हैं, मुझे नहीं लगता कि, और अभी वो सही समय है कि हम लोग अपनी कैंपेन को कोई नारा दें। हाँ, एक ओवरऑल कैंपेन का ज़रूर कोई ना कोई स्लोगन, कोई नारा बन सकता है, वो जनता अगर दे मुझे लगता है वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि नेता खुद से दे। तो जनता जो भी हमें टाइटल, जनता जो भी हमें नारा देगी, जनता जो भी हमें मूल मंत्र बताएगी, हम उस पर ज़रूर अमल करेंगे। बहुत सारे लोग हमें बूथ की सलाह देते हैं, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। और हमारा बूथ मुझे लगता है ग्रामीण में 100% हमारा बूथ बन चुके हैं, शहर में अब हमारे बूथ बन रहे हैं। और अभी चुनाव में अच्छे खासे 5 महीने का समय है, और मुझे लगता है इस महीने के अंत तक हम लोग शहर के जो बूथ कमेटियां हैं, जो बूथ अध्यक्ष हैं, उपाध्यक्ष हैं, महामंत्री हैं, जो भी हमारी कार्यकारिणी का गठन होगा वो इस महीने के आखिर तक नगर क्षेत्र में भी हो जाएगा। परंतु अब क्या नारा देना चाहिए, क्योंकि बीजेपी ने एक नारा दिया है, मुझे नहीं लगता कि वो एक सही स्ट्रैटेजी होगी कि बीजेपी की प्रतिक्रिया में हम कुछ और ऐसा करें जो हमारी स्ट्रैटेजी का पार्ट ही नहीं है। नारा देना नहीं है, उस नारे को साकार करने में ज़रूर हम लोग कहीं ना कहीं धरातल पे लगे हुए हैं। ये थे हमारे साथ उत्तराखंड जन एकता पार्टी के ऋषिकेश विधानसभा के कैंडिडेट कनक धनई, और मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा। एक बार फिर इन्होंने चुनावी रैली को के चुनावी विस्तार को, जो जिस कार्यक्रमों में जो भी समय था वो कीमती समय निकाल के हमें दिया। कनक जी बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। उत्तराखंड उदय इसी तरीके से धरातल के मुद्दों को उठाते रहे, विरोध के मुद्दों को उठाते रहे। सत्ता की गलियारों में जो बातें हो रही है वो तो हर चैनल दिखाता है, परंतु धरातल में, ज़मीनी स्तर में, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले में क्या समस्या है आप लोग उठाते रहे। मेरी शुभकामनाएं आपके चैनल के साथ हैं, आपकी पूरी टीम के साथ है, जितने भी साथी आपके इस चैनल के साथ जुड़े हुए हैं और जितने भी आपके पाठक हैं, मैं उन सबको एडवांस में दीपावली, भैया दूज और नया साल भी आने ही वाला है, मैं उन सबको एडवांस में शुभकामनाएं प्रेषित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद कनक धनई जी।